हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीमिक्स 2026। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 96 डेज बचे हैं। तो यूपीएससी ने रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट किया था जियो साइंटिस्ट का। देखते हैं यूपीएससी ने वहां पे क्या सवाल पूछे और उनमें से क्या हम सीख सकते हैं फॉर पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पहला सवाल, वोटिंग एज इन इंडिया वाज चेंज्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स में वोटिंग एज को लोअर किया गया था। देखो, ऑप्शंस इररेलेवेंट है, आपको यह समझना है कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स अगर आपने पढ़े हैं ना, तो आपको यह आइडिया होगा कि भाई साहब 61st अमेंडमेंट एक्ट से यह किया गया था। बट बाकी अमेंडमेंट्स का क्या? बाकी अमेंडमेंट्स जैसे कि 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1977 का, यह तब आया था जब जनता पार्टी सरकार में आई थी। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 77 में इलेक्शंस हुए थे और उन्होंने सरकार के लिए गए बहुत सारे पुराने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और फैसलों को रिवर्स कर दिया था। तो ये 43rd अमेंडमेंट एक्चुअली क्या करता है? इट रिस्टोर्ड सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स jurisdiction which was restricted by the constitutional amendments of 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स को जो है जुडिशियल रिव्यू करने की पावर्स को अंडर 32 एंड 226 इसको रिड्यूस कर दिया था, कम कर दिया था, बहुत सारी चीजें उसके बाहर ले गया था, लेकिन इसने वापस रिस्टोर कर दिया। इसके अलावा 42nd अमेंडमेंट ने एक नया आर्टिकल ऐड किया था, आर्टिकल 31D, जिसमें एंटी नेशनल एक्टिविटीज के खिलाफ अलग से कानून बनाए जा सकते हैं, ऐसी पावर पार्लियामेंट को दी गई थी। इसको भी रिवोक कर दिया। कौन से ने? 43rd अमेंडमेंट ने। फिर 48th अमेंडमेंट ने पंजाब के अंदर प्रेसिडेंट रूल 1 साल के बियॉन्ड एक्सटेंड किया जा सकता है विदाउट मीटिंग द 2 क्राइटेरिया, ऐसा लिखा। देखो, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अंदर डिक्लेयर किया जाता है और ये उन ग्राउंड्स पे डिक्लेयर किया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। लेकिन अगर आपने इसे 1 साल से बियॉन्ड एक्सटेंड करना होता है तो आप सिर्फ 2 कंडीशंस में एक्सटेंड कर सकते हो। एक कंडीशन कि इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई कर दे कि यहां पे चुनाव नहीं हो सकते हैं, फीजिबल नहीं है। दूसरी कंडीशन कि यहां पे या देश के किसी कोने में या किसी भाग में नेशनल इमरजेंसी अप्लाई हो रही हो अंडर आर्टिकल 352। और ये 2 कंडीशंस अगर अप्लाई होती हैं तो 1 साल से बियॉन्ड इसको 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ये लाया गया कि पंजाब स्टेट के अंदर 1 साल के बियॉन्ड इसको एक्सटेंड किया जा सकता है डिस्पाइट नो कंडीशन ऑफ दिस 1 and 2 बीइंग मेट। तो पंजाब के अंदर जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1984 के बाद से देयर वर अ लॉट ऑफ कंसर्न्स रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ सिख कम्युनिटी इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और ये वायलेंस का जो साइकिल है वो वहां पे स्टार्ट हुआ था। तो इसीलिए ये अमेंडमेंट लाया गया ताकि प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सके। इसके अलावा 1991 के अंदर 69th अमेंडमेंट, जो लास्ट ऑप्शन था, उससे दिल्ली की यूटी की गवर्नमेंट के बारे में वहां पे लिखा जाता है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट reduced the voting age in लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस from 21 to 18 years। कमेंट्स में मुझे बताइए कि उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था जब ये अमेंडमेंट लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। प्रियम्बल इन 4 में से क्या पर्पस फुलफिल करता है? पहला, क्या वो लेजिस्लेचर के लिए एक सोर्स ऑफ पावर है? द आंसर इज नो। देखो, बेरूबरी यूनियन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया था कि प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द पार्लियामेंट नॉर इट इज लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉज। पार्लियामेंट की कानून बनाने की जो पावर है, जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो प्रियम्बल से नहीं डिसाइड होगी। ठीक है, प्रियम्बल से नहीं डिसाइड होगी। अगर प्रियम्बल में लिखा है कि हमें देश में इक्वालिटी बनानी है तो इससे यह नहीं डिसाइड होगा कि पार्लियामेंट इक्वालिटी के ऊपर कानून बना सकता है। नहीं, पार्लियामेंट्री लॉ बनाने की पावर 7th शेड्यूल से डिफाइन होगी, जहां पे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सेंटर, स्टेट्स और कंकरेंट लिस्ट के अंदर। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट। यस, प्रियम्बल ऐसा जरूर करता है कि हमारे संविधान में कौन से ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करने चाहिए, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये मेंशन करता है। तो सेकंड इज देयर। थर्ड, लेज आउट द प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी की क्या वो बात करता है? तो लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ, वर्शिप एंड एक्सप्रेशन।
तो क्या वो इकोनॉमिक लिबर्टी की बात करता है? नो, वो इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं करता है। तो जिस भी ऑप्शन में 1 और 3 आ रहा है, 1 और 3 आ रहा है, वो तो चला गया। ठीक है, तो बच गया क्या? ऑप्शन इज बी। तो स्टेट्स द सोर्स फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी। अगर मैं एलिमिनेट नहीं भी करता तो भी कॉन्स्टिट्यूशन किससे डिराइव करता है अथॉरिटी, उसका सोर्स बताता है। द आंसर इज यस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव करता है अथॉरिटी फ्रॉम वी द पीपल, फ्रॉम वी द पीपल। इसका मतलब सेकंड एंड 4 आर द ओनली करेक्ट आंसर, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें डी मैंने गलत लिखा हुआ है, डी कट कर देना, बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये चीज हम अपने कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, क्रैश कोर्स में। मैं पॉलिटी स्टार्ट करने वाला हूं कुछ ही दिनों में, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा वेबसाइट पे जाके, अगर अभी तक रिवाइज नहीं किया है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। भारत के संविधान के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? हमेशा पहले यह देख लिया करो कि वो क्या पूछ रहा है, वो करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। अच्छा, आपके कितने मार्क्स आएंगे ये भी लिख देना। अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 10 में से कितने सही हुए हैं, ये प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। पता लगता रहेगा कि आपको इस सेशन का फायदा हुआ भी या नहीं। नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड बाय एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन अनलेस सो ऑथराइज्ड। ये बिल्कुल सही बात है। Constitutional Amendment Act is passed under Article 368, but if there has to be any part of the Constitution which has to be changed outside the scope of Article 368, तो वो already authorized होगा। कैसे? For example, Constitution के खुद के अंदर ये लिखा हुआ है कि Article 3 को implement करने के लिए अगर कोई कानून लेके आते हैं तो वो Constitutional Amendment नहीं माना जाएगा। Article 3 is about internal reorganization of states। तो अगर मुझे किसी स्टेट का नाम बदलना है, स्टेट्स को विभाजन करना है, डिवीजन करना है या मर्जर करना है, उसके लिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इंक्लूडिंग द बेसिक फीचर्स। ऑफ कोर्स नॉट। बेसिक फीचर्स या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन 1973 के अंदर दी गई थी, केशव नंदा भारती केस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप संविधान का कोई भी हिस्सा बदल सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। क्या बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में डिफाइंड है? नहीं। क्या बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में मेंशन्ड है? नहीं। ये डॉक्ट्रीन, ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत प्रोवाइड किया गया था 73 में। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। यस, ऑफ कोर्स यू कैन चेंज फंडामेंटल राइट्स आल्सो। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में कहा था कि फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंक्ट होते हैं, यानी कि उनको बदला ही नहीं जा सकता, उनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन 1973 में इस जजमेंट को रिवर्स कर दिया गया। 13 जजेस के बेंच ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंक्ट नहीं होते, उनको बदला जा सकता है, बशर्ते उनको बदलने से संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ना बदल जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप आर्टिकल 14 को निकाल दोगे हमारे संविधान से, रिमूव कर दोगे, इरेज कर दोगे, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को हिट करेगा। क्यों? क्योंकि राइट टू इक्वालिटी या इक्वालिटी हमारे संविधान का बेसिक फीचर है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है? करेक्ट आंसर इज ए 1 एंड 3 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन सी लिस्ट में आता है? रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट किस में आती है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आता है लिस्ट नंबर 2 यानी कि स्टेट लिस्ट के अंदर। तो ये लिस्ट नंबर 2 स्टेट लिस्ट है। कहां पे ये लिस्ट है सारी? 7th शेड्यूल में। और 7th शेड्यूल के अंदर लिस्ट नंबर 2 के अंदर यानी स्टेट लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 5 अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात कही गई है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्क्स अपने नोट करते रहना। नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट के कैसे इंक्रीज किए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में एक सेट नंबर ऑफ जजेस है, उनको बढ़ाने का तरीका क्या है? उनको बढ़ाने का तरीका ना तो संविधान बदलना है, ना ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ऐसा किया जा सकता है। इट कैन बी डन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। व्हाई? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ अंडर आर्टिकल 124 सेज दैट there shall be a Supreme Court consisting of Chief Justice and until Parliament by law prescribes a larger number of judges। तो जब शुरुआत हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की तो ये 7 जजेस को और सीजीआई को लेके चला था। आज पार्लियामेंट कानून बनाता है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथ ऑफ जजेस एक्ट, और इसमें 2019 में लास्ट टाइम अमेंडमेंट किया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जजेस हैं। सो पार्लियामेंट्री लॉ के तहत
By using parliamentary law, you can change the number of judges of Supreme Court. अच्छा, मैंने ना क्या किया है, मैंने सभी आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 1 से लेकर 395 तक एक बार में एक वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। 3 घंटे की वीडियो है, जरूर उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख लेना और वहां से प्लीज अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना पॉलिटी का। इनमें से कौन प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे अपना ऑफिस होल्ड करता है, यानी प्रेसिडेंट कब, कौन इनमें से किसको अपनी मर्जी से कभी भी उनकी पोजीशन से रिमूव कर सकते हैं? क्या चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन को अपनी मर्जी से कभी भी रिमूव कर सकते हैं? नहीं, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन का एक फिक्स्ड टेन्योर है कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तौर पे उनका टेन्योर फिक्स्ड है, ठीक है। तो उनको रिमूव करने के लिए देयर आर सर्टेन सेट्स ऑफ कंडीशंस जो संविधान में लिखी हैं। उनमें से कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी करनी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी करनी पड़ती है इन केस देयर इज अ कंडक्ट ऑफ मिसबिहेवियर ऑन पार्ट ऑफ चेयरमैन और मेंबर्स। तो ये तो फिक्स टर्म पे चलते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा नो, बिकॉज इनके रिमूवल का प्रोसेस है, पार्लियामेंट के अंदर इनके रिमूवल का प्रोसेस है। अभी अभी रिसेंटली एक रिमूवल मोशन भी इंट्रोड्यूस किया गया था अगेंस्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा अंडर आर्टिकल 94। सीएजी का रिमूवल कैसे होता है दोस्तों? सीएजी का रिमूवल वैसे ही होता है जैसे कि एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है। तो सीएजी के रिमूवल के लिए आप प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से उसे अपनी टर्म से पहले रिमूव नहीं कर सकते। इसका मतलब उनका फिक्स्ड टेन्योर है, फिक्स्ड टर्म है। कितने इयर्स का टेन्योर है सीएजी का, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चेयरमैन, स्पीकर, सीएजी नहीं है, आंसर इज अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को अपनी मर्जी से एक टर्म के लिए, कितने भी साल के लिए आप उन्हें अपॉइंट कर सकते हो और उन्हें रिमूव भी कर सकते हो। तो अटॉर्नी जनरल इज होल्डिंग ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, आंसर इज बी। इनमें से कौन से स्टेट्स या कितने स्टेट्स का बाई कैमरल लेजिस्लेचर है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब कि उसमें लोकसभा भी, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। दोस्तों, चारों स्टेट में ऐसा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में दो हाउसेज है, महाराष्ट्र, कर्नाटक में 2 हाउसेज है। आप मुझे बताओ 2 और स्टेट रह गए जिसमें 2 हाउसेज है, वो कौन से हैं? आंसर यहां का डी है भाई साहब। नेक्स्ट, इमरजेंसी की बात हो रही है और इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने ना तो नेशनल इमरजेंसी बोला है ना स्टेट इमरजेंसी बोला है, ये शब्द नहीं इस्तेमाल किए, उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया है शब्द इमरजेंसी। इमरजेंसी, इट कैन नॉट बी इन ऑपरेशन अनलेस approved by the resolution of both the houses of parliament within 1 month। अब हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ये इमरजेंसी बोल रहा है, अगर ये इमरजेंसी बोल रहा है तो हम नेशनल इमरजेंसी को अज्यूम कर रहे हैं, है ना। Let us try to answer it in this way. It cannot be in operation unless approved by the resolution of both houses of parliament within 1 month। ये बात सही है। 1 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेज से स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, तब जाके आप इसे रिमूव कर सकते हो, मतलब तब जाके आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट सही है। प्रोक्लेमेशन इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी क्यों ना हो, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो चाहे वो स्टेट इमरजेंसी हो, जुडिशियल रिव्यू से उसको इम्यूनिटी नहीं मिलती है। प्रेसिडेंशियल रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी के रिगार्डिंग ये जजमेंट 1994 में एसआर बोमाई केस के अंदर दिया गया था, ठीक है। बट दिस इज नॉट इम्यून, तो ये तो गलत हो गया। तो सेकंड जहां पे भी आ रहा है सेकंड वो गलत हो गया। चलो एक ही में आ रहा है सेकंड, ठीक है, ये भी बड़े चालाक है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी मेड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम इफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटन्ड। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके की बात की गई है आर्टिकल 352 में, 3 तरीकों की बात की गई है, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। बट सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड ऐसा नहीं लिखा गया है। इनफैक्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड ऐसा लिखा गया, बट सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड ऐसा डायरेक्टली तो कहीं भी नहीं लिखा गया है। इसका मतलब 3 भी जहां पे है वो गलत है। प्रेसिडेंट कैन इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन एनी टाइम इफ द लोकसभा पासेस द रेजोल्यूशन। यस, रिवोकेशन की पावर लोकसभा के पास होती है। लोकसभा ये कह सकता है सिंपल मेजोरिटी से कि भाई साहब जो इमरजेंसी आपने डिक्लेयर किया वो वापस ले लीजिए। आई नो दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन ड्राफ्टेड बेटर, क्योंकि इसमें सिर्फ इमरजेंसी लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो आपने इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी वाली सोच के चलना है, ठीक है। और फ्रॉम द ऑप्शंस अवेलेबल दिस सीम्स टू बी द मोस्ट लेजिटिमेट ऑप्शन, दैट इज 1 and 4 ओनली, दैट इज डी।
SIR का फुल फॉर्म क्या है? प्लीज प्लीज, ठीक है, इतना तो बच्चों को पता है, SIR का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटरनल रिव्यू। नहीं, मजाक कर रहा हूं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, यानी कि जो एक्सरसाइज बिहार में जून में कंडक्ट की गई थी, नेशन वाइड 11 स्टेट्स और यूटीज में नवंबर 2025 से कंडक्ट की जा रही है, वो है SIR। इसके बारे में मैं अपने एपिक कोर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। पॉलिटी और साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स वहां पे हो रहे हैं अभी, और लाइव क्लासेस के थ्रू हम प्रीलिम्स 2026 के लिए सभी करंट अफेयर्स कवर करेंगे, एक बार चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पे जाके। अब देखिए कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन या एडवाइजरी पावर के बारे में क्या दो स्टेटमेंट दी गई हैं। पहला, आर्टिकल 143 लेज डाउन दैट सुप्रीम कोर्ट मे बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन, so may be required to express its opinion, that is article 143. so the answer is yes, because advisory jurisdiction में president on a question of law or question of fact approach करते हैं कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, और कहते हैं कि क्या प्लीज आप हमें एडवाइस दे सकते हैं। so पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, क्या बताना है हमने? which of the following is our करेक्ट बताना है। सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट? नो, because it is an advisory opinion, it is technically non-binding. But sometimes what happens is Supreme Court, before giving the advice, takes undertaking from the government कि हम तभी इस पे दिमाग लगाएं, 3 महीने तक 4 महीने तक हम इस केस को, इस मामले को स्टडी करें, जब आप ये हमें अंडरटेकिंग दे दो कि आप ये अप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल 1998 के अंदर जो 3rd जजेस केस था, जिसके अंदर कोलिजियम सिस्टम बनाया गया था, कोलिजियम सिस्टम 3rd जजेस केस के अंदर बनाया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट साइन करवाया था अटॉर्नी जनरल से, और यह कहा था कि आपको हम एडवाइस तो दे देंगे कि कोलिजियम में कितने मेंबर होने चाहिए, सिलेक्शन ऑफ जजेस कैसे होनी चाहिए, लेकिन आप हमें लिख के दो कि जो हम एडवाइस देंगे आप वो मानोगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू लिसन टू दैट एडवाइस। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के संविधान में इनमें से कौन सी चीजें कहां से बोरो की गई हैं उसके बारे में पूछा गया है। जो पेयर सही तरीके से मैच्ड हैं आपने बताने हैं। सो हाउ मेनी पेयर्स बताने हैं। तो जो पेयर सही है या गलत है, आपको गलत भी पता लगे तो भी हो सकता है आपका आंसर सही, बिकॉज यू डोंट नो विच बट यू विल नो हाउ मेनी। खैर, सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है कि जो फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करती है। फिजिक्स वगैरह में पढ़ते थे 10th 11th में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट करती है एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म जो है हमारा है, हां, क्योंकि पावर का सेंटर जो है, पावर का जो सर्कल है सेंटर की तरफ टिल्टेड है। क्या हमने कनाडा से वो बोरो किया है? हां भाई, कनाडा से बोरो किया है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इज व्हाट वी हैव बोरोड फ्रॉम कनाडा। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का प्रावधान हमारे संविधान में है। कौन से आर्टिकल में? कमेंट सेक्शन में बता दो, अपने मार्क्स के साथ बता देना चाहे। यूएसए से बोरो किया है? यस, इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज यूएस बट इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम यूएस। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट हमने कहां से लिया? और यूपीएससी अक्सर ऐसा करता है, कुछ पेयर अदला बदली कर देगा, तो यहां पे उसने अदला बदली की है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। और फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स को निभानी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? यूएसएसआर से, ऑल्दो ये हमारे ओरिजिनल संविधान में नहीं था। इसका मतलब ये दोनों गलत है, इसका मतलब 2 आर करेक्टली मैच्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बोरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप रट के जाया करो, प्री में भी आ सकता है क्वेश्चन। यूएसए से इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया, कनाडा से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया, ठीक है। ये मेरे नोट्स हैं जो मैं क्लास नोट्स देता हूं ना स्टूडेंट्स को, वही है ना। और आपकी रेफरेंस बुक्स में भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट उसके अलावा बहुत कुछ होता है हमारे नोट्स में। खैर, ऑस्ट्रेलिया की कंकरेंट लिस्ट वाली जो चीज है ना, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। और फंडामेंटल ड्यूटीज सोवियत से, फंडामेंटल ड्यूटीज सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। आखिरी सवाल है मेरे ख्याल से ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब एक्साइटेड है मार्क्स कितने आ रहे हैं, है ना, प्लीज लुक एट इट। एंड लगभग यूपीएससी के सीरियस कैंडिडेट्स के फुल मार्क्स आ रहे होंगे इसमें, आई एम वेरी श्योर। लेकिन मार्क्स लिख देना जितने भी आ रहे हैं, डरना मत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी राइट वॉज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 19 का पार्ट था, आर्टिकल 31 का पार्ट था। राइट टू प्रॉपर्टी was, right to property is made a constitutional right under article 300A, yes,
by the 44th constitutional amendment right to property was made a constitutional right rather than a fundamental right. बिल्कुल सही बात है. तो इसका मतलब both 1 and 2 are correct. Correct ही बताना था ना, which of the following is or are correct, है ना, ये देखना बहुत जरूरी है पेपर के अंदर. So answer is C. अच्छा एक और क्वेश्चन है, सॉरी यार, सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं था, ये एक और क्वेश्चन है. Which of the following articles cannot be suspended during proclamation of emergency? नेशनल इमरजेंसी के दौरान यानी आर्टिकल 352 जब अप्लाई होता है तो उस वक्त कौन से आर्टिकल्स सस्पेंड नहीं हो सकते? कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकते? वह आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, 20 and 21. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 एंड राइट अगेंस्ट राइट इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, राइट्स इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस. तो ये आर्टिकल 359 में ये साफ साफ लिखा है कि चाहे कुछ मर्जी हो जाए नेशनल इमरजेंसी के दौरान, 20 और 21 नंबर जो आर्टिकल है उनकी एप्लीकेशन सस्पेंड नहीं की जा सकती. दे विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी एप्लीकेबल. सो दैट इज द बेसिक आइडिया. आप देख लो आपके कितने मार्क्स आए हैं. और हमारे प्रीलिम्स 1 बैच के अंदर, लास्ट बैच के अंदर जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब एक साथ 3 महीने के अंदर अंदर अपनी तैयारी, इनफैक्ट 2.5 महीने, 2.5 महीने के अंदर अंदर अपनी तैयारी पूरी करो. अगर सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो, ओनली एंड ओनली करंट अफेयर विद लिंकेजेस, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस इन ऑल द सब्जेक्ट्स, तो एपिक कोर्स भी देख सकते हो. मार्क्स बताओ जल्दी जल्दी. थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड वीक अहेड.